मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। पर इस वस्तु का निर्माण देखा और उसे पता चला कि यह टोकन ऐसा ही दिखता है। यह उसकी आंखें ठीक थीं। मकबरे के पहरेदार के अनुसार संत राजा शियानवू की कब्र पर जाने के लिए उन्हें केवल 2 जरूरतमंदों की जरूरत थी। एक तो संत राजा की तलवारें जो उसके पास से पहले ही थीं, और कुछ और चीजें उसके पास थीं। मुझे ये संकेत मिलने की उम्मीद पहले ही छोड़ दी गई थी, लेकिन मुझे यह मिल ही गया। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने सोचा। वह उस युवक की ओर बढ़ रहा था और उसने वहाँ जगह जगह सामान रख दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ पहुँच जाए, उस व्यक्ति ने एक सुंदर गाड़ी के अंदर जाकर देखा जिसे 3 सींग वाले गैंडे ने खींच लिया था, जो सम्राट स्तर के जानवर माने गए थे। जून ने देखा कि दक्ष ने उसे अनचेक कर दिया और उसने बात करना बंद कर दिया। दक्ष उस दुकान पर जहां से वह आदमी बाहर आया था, वह गार्ड के सामने रुका और पूछा, माफ करना, वह आदमी कौन था जो अभी गाड़ी में आया था? क्या आप इस साम्राज्य में नए हैं? गार्ड ने जवाब में पूछा जब उसने चेन को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, मैं आज ही आया हूँ, दक्ष ने जवाब देते हुए कहा, अपना सिर हिलाया। गार्ड ने हंसते हुए कहा, ये बात बिल्कुल सही है। शायद यही एकमात्र कारण है कि आप राजकुमार के बारे में नहीं जानते। अल्पविराम, राजकुमार दान, वह साम्राज्य का राजकुमार क्या है? दक्ष ने पूछा। गार्ड ने उत्तर दिया, हाँ, वह महामहिम का प्रिय पुत्र और युवराजा का छोटा भाई है। वह दूसरा युका है। धन्यवाद, दक्ष ने जवाब दिया और वह पीछे मुड़ा और लड़कियों की ओर चला गया। साम्राज्य का दूसरा राजकुमार, ऐसी कोई चीज नहीं होगी उससे कम हो। वह मेरे साथ बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन परख नहीं चाहता। इससे कुछ कम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसने सोचा जब वह उस गाड़ी को देख रही थी जो शहर के उत्तर की ओर बढ़ रही थी जहां शाही महल होना चाहिए। क्या तुमने किसी को देखा कि तुम्हें पहचानते हो? वह कौन था? मिंग्यू ने दक्ष से पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह कौन सा युवक था जिसने दक्ष का ध्यान आकर्षित किया था। वह इस साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था, दक्ष ने मिंग्यू को उत्तर दिया। ओह, ठीक है। जून, आपने उत्तर नहीं दिया। मैं मिंग्यू की दुनिया में कैसे पहुंच सकता हूँ? उसने पूछा। जून दक्ष के पास प्रकट हुई, हालांकि वह लग रही थी। उसने पूछा, ओह, क्या स्टार को याद आया कि तुम मेरी मांग मदद ले रही थी? क्या तुमने मेरा ध्यान बंद नहीं किया और जब मैं जवाब दे रही थी तब भाग गई? उसके बारे में भूल जाओ। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। आप और मैं जानते हैं कि उस कब्र की चाबी पाना कितना भाग्यशाली है, लाद चेन ने जवाब दिया। खैर, इसे बात के लिए छोड़ दो। पहले मुझे उत्तर दो, मैं मिंग्यू की दुनिया में कैसे जा सकता हूँ? वास्तव में यह आसान है। नश्वर दुनियाओं के बीच की बाधा नश्वर दुनिया और अमर दुनियाओं के बीच की बाधा मजबूत नहीं है। नश्वर दुनियाओं की यात्रा करना बहुत आसान है, जून ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, दुनिया भर के बीच पहले से ही पोर्टल स्थापित किया गया है। आप उन दुनियाओं तक पहुंचने के लिए पोर्टल का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मैं वह पोर्टल सर्च कर रहा हूं जो सीधे इस दुनिया तक ले जाएगा। यह आपके लिए एक कठिन काम लगता है, दक्ष ने हरनेह सिकुड़ते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस महाद्वीप के सम्राटों के पास स्वयं कुछ पोर्टल अवश्य होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वे फेंगशू विश्व या अन्य दुनिया से जुड़े हुए हैं, जून ने अफसोसजनक रूप से कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा जैसे उसे कुछ समझ में आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बात समझ में आ गई। अल्पविराम, तो यही हुआ, वह बुदबुदाया। क्या मतलब है लड़की? जून ने पूछा। संत राजा जियानु, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हमारे घर पर आक्रमण करने वाले एलियंस से लड़ाई की थी। ऐसा कहा जाता है कि वे समुद्री डाकू बन गए, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि इस महाद्वीप के लोग उन्हें संत हत्यारे क्यों कहते हैं, लाद चेन ने जून को बताया था।
ओह, फिर क्या समझा? जून ने आश्चर्य से पूछा। महाद्वीपों का इतिहास किस तरह का है अलग अलग। फिर भी अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए मुझे उनके इतिहास की पुस्तकें पढ़ने की याद आती है, उसने सोचा। मिंग्यू, मेरे पास का विवाह दुनिया में जाने का एक रास्ता है। हमें बस एक पोर्टल रिंग की बर्बादी है। चिंता मत करो, मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा, उसने जून से कहा। लेकिन पहले मेरे लिए कुछ करना है। मेरे साथ आओ। वह उत्तर की ओर चला गया। इसके बजाय वह पूर्व की ओर चल पड़ा, जहां उसने सुना था कि पुस्तकालय स्थित है। वो दोनों लड़कियां अपने साथ साम्राज्य के पुस्तकालय में ले गईं, जहां सभी पुस्तकें थीं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? समुद्री डाकू लाइब्रेरियन ने इन सटेपी लाजचेन से पूछा। सर, मैं क्रोशिया सेंट किले के बारे में जानना चाहता हूं और यह भी कि हमारे महाद्वीप ने किस तरह के राजनेताओं का सामना किया और उनका इतिहास क्या था, दक्ष ने लाइब्रेरियन से कहा। ओह, ये देखकर अच्छा लगा कि युवा हमारे इतिहास में रुचि ले रहे हैं। अच्छा है, साथ मेरे आओ, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। मेरे पास ऐसी ही एक किताब है। वह मैन एक आर्किटेक्चर के पास गया और कुछ देर बाद एक किताब लेकर वापस आया। उन्होंने कहा, इस किताब में आपको सब कुछ खोजने की जरूरत है। धन्यवाद। लाज चेन ने किताब लेते हुए उस आदमी को धन्यवाद दिया। वह खाली टेबल पर कुर्सी पर बैठा। मिंग्यू और मिंगलैन भी अपने चारों ओर बैठे। दक्ष की किताबें और किताबें डूब गईं। लड़कियां बसेरा चेन को देख रही थी, जो किताब पढ़ रही थी। कुछ घंटों बाद दक्ष ने किताब पूरी पढ़ी और आखिरी पन्ना भी पलट दिया। वह एक गहरी सांस ली, जैसे वह इतनी कुछ ड्यूब थक गया हो। तो यही हुआ। ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। दोनों महाद्वीपों का इतिहास अलग अलग है, उन्होंने किताब बंद करते हुए कहा। अल्पविराम, ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। इतिहास बिल्कुल वैसा ही हुआ, बस थोड़ा अंतर था, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा ताकि केवल मिंग्यू और मिंगलैन ही सुन सकें। तुम्हें क्या पता चला? मिंग्यू ने पूछा। वह सोच रही थी कि उसे क्या आश्चर्य हो रहा है कि वह सब कुछ भूल गया है। दक्ष ने मिंग्यू को देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने किताब बंद की और खड़ा हो गया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें बाहर जाकर बताऊंगा। लड़कियां भी इस बात से सहमत थीं और वे भी खड़ी हो गईं। वे उसकी चिंता समझती थीं क्योंकि वे ऐसी जगह पर थीं जहां आवाजें सुनी जा सकती थीं। मेरे ज्ञान को बढ़ाने के लिए मुझे ये पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद, दक्ष ने पुस्तक लाइब्रेरियन को लौटाते हुए कहा। उन्होंने साम्राज्य का पुस्तकालय छोड़ दिया। लान, तुम संत राजा के बारे में नहीं जानती हो, है न? उसने पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद मिंगलान से पूछा। मिंग्यू ने उसके साथ लंबा समय बिताया था, इसलिए वह कुछ चीजें जानती थी, लेकिन मिंगलान को बहुत सी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेंट किंग इस दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है, दक्ष ने समझाना शुरू किया ताकि मिंगलैन समझ सके कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह मिंग्यू को कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहता था जो शायद उसे अभी तक पता नहीं थी। अल्पविराम, उन्होंने आगे कहा, मैं जिस तलवार का प्रयोग काली तलवार के साथ करता हूँ, वह भी उनकी तलवार है। किंवदंतियों के अनुसार बहुत समय पहले मानवता कुछ विदेशी प्राणियों की गुलाम थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आज की तरह नहीं दिखते। मनुष्य इन लोगों के लिए गुलाम और भोजन की तरह थे। सेंट किंग के दिनों तक ऐसा ही था, उन्होंने कहा, जब वे खाली सड़कों पर उनके साथ चल रहे थे। उस समय के मनुष्य साधना के बारे में जानते थे, लेकिन वे इसमें विशेष रूप से अच्छे नहीं थे। उनके पास केवल कुछ शारीरिक सुधार करने वाले मार्शल कौशल थे, क्योंकि उनके स्वामी चाहते थे कि वे बुनियादी काम करने में सक्षम होने के लिए मजबूत और स्वस्थ हों, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि वे इतने मजबूत हों कि वे उन्हें धमका सकें। चीजें इसी तरह चलती रहीं जब तक कि संत राजा ज़ियानवू प्रकट नहीं हुए। वो एक सामान्य लड़का था, जिसे शरीर को निखारने के बुनियादी मार्शल कौशल भी दिए गए थे, लेकिन वह लड़का इतना प्रतिभाशाली था कि वह मार्शल कौशल की पूरी शारीरिक रचना को समझने में कामयाब रहा। ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ हद तक विशेष था, जो किसी भी कौशल को समझने में सक्षम था जिसे वह पढ़ता था।
उन्होंने मूल रूप से निम्न स्तरीय कौशल को समझा और उन कौशलों को मजबूत बनाते रहे। बदले में वे और भी मजबूत होते गए। उन्होंने अपने कौशल को साथी मनुष्यों के साथ भी साझा किया। अंत में उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विद्रोह में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों ने राक्षसों से अपनी दुनिया वापस ले ली और दुनिया के शासक और प्रमुख प्रजाति बन गए। जो जानवर मनुष्यों के स्वामी हुआ करते थे वे भाग गए और कुछ कमजोर जानवर पीछे रह गए। यही कारण है कि हम इस दुनिया में कोई उच्च श्रेणी का रक्तवंश जानवर नहीं देखते हैं। दक्ष ने संक्षिप्त इतिहास बताया कि बचपन में जब वह घर पर था तो उसने क्या पढ़ा था। अद्भुत, तो वह तुम लोगों का रक्षक था, मिंग लैन ने आश्चर्य से कहा। दक्ष ने जिस तरह से उसका वर्णन किया उससे ऐसा लग रहा था कि संत राजा वाकई एक महान व्यक्ति है। हाँ, वह आदमी मानवता का उद्धार करता था। कम से कम हमने तो यही सोचा था, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जब मैं इस महाद्वीप पर आया तो मैंने लोगों को उसे सेंट किलर कहते हुए और इस तरह बात करते हुए सुना जैसे वह मानवता का खलनायक हो। ये बहुत स्पष्ट नहीं था। मैंने जो समझा था उसके अनुसार इस महाद्वीप के लोग उससे नफरत करते थे। दोनों दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अंतर देखना दिलचस्प था, उन्होंने आगे कहा। तो तुम्हें इसका कारण पता चल गया? क्या तुम लाइब्रेरी में यही कर रहे थे? मिंग लैन ने दक्ष से पूछा। अल्पविराम, हाँ, मैंने संयोग से कुछ और देखा जो उससे संबंधित था, जिससे मुझे कुछ बातें समझ में आईं। दुनिया के बीच जो द्वार है उससे यह और भी स्पष्ट हो गया। हालांकि मुझे इस दुनिया का इतिहास पढ़कर यह सुनिश्चित करना था, दक्ष ने उत्तर दिया। तो असल में क्या हुआ? दो अलग अलग इतिहास क्यों हैं? मिंग्यू ने पूछा। जब मैं कहता हूँ कि इस महाद्वीप को दूसरी दुनिया से जोड़। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। वाले द्वार हैं, तो आपके मन में क्या आता है? दक्ष ने पूछा। ऐसा कुछ जो लोगों को इस स्थान से अन्य दुनियाओं में जाने में मदद करता है, लेकिन यह ऐसा कुछ भी है जो दूसरों को इस दुनिया में आने में मदद करता है, दक्ष ने आगे कहा। और यहाँ के लोग ये क्यों कहेंगे कि संत राजा ने उनके लोगों को मार डाला और यहाँ आतंक फैलाया? क्योंकि उसने वास्तव में ऐसा किया था। इससे अगले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। जब वह अपने देश के लोगों पर अत्याचार करने वाले जानवरों के खिलाफ था तो उसने यहाँ के लोगों पर हमला क्यों किया? उसने लड़कियों की ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि इस दुनिया के लोग और जानवर एक साथ काम कर रहे थे, मिंग्यू ने सुझाव दिया। बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था और इस दुनिया के इतिहास ने भी इसकी पुष्टि की है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार बहुत समय पहले इस दुनिया ने एक दूसरी दुनिया के साथ मिलकर पहला टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्थापित किया था। उस दुनिया के नागरिक इस दुनिया के मनुष्यों से अलग दिखते थे, इतना कि उन्हें मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता था। वे जानवरों की तरह थे जो मानव रूप धारण कर सकते थे। यहाँ तक कि जब जानवर मानव रूप में थे तब भी उनकी अंतर्निहित विशेषताएं दिखाई देती थीं, जिससे वे अलग दिखते थे। दक्ष ने अपनी बात समझाना जारी रखा। जब भी कोई उसके पास से गुजरता तो वह रुक जाता ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई और उसकी बात न सुन ले। कहा जाता है कि ये जानवर इस महाद्वीप के मित्र बन गए। सम्राट इस मित्रता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक परित्यक्त महाद्वीप दे दिया जहां वे रह सकते थे और एक सभ्यता की स्थापना कर सकते थे। यह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम की तरह था। इस महाद्वीप के मनुष्यों को उनकी दुनिया में जाने और दुर्लभ सामग्रियों का खनन करने की भी अनुमति थी। वह बंजर महाद्वीप जो उन्होंने दिया, मिंग्यू ने बड़बड़ाया। हाँ, ऐसा हुआ कि वह वास्तव में बंजर नहीं था, वहां मनुष्य रहते थे। अब मुझे यकीन नहीं है कि इस संबंध में महाद्वीप का इतिहास नकली है या नहीं, लेकिन इसके अनुसार महाद्वीप वास्तव में बंजर था और उस समय कोई भी जीवन रूप नहीं रहता था, दक्ष ने उत्तर दिया। मिंग लैन ने कहा, हो सकता है कि इस महाद्वीप के सम्राट ने ये जानकारी छिपाए हो। ये संभव है। वैसे भी ये सब इसी तरह से शुरू हुआ।
मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद का अधिकांश इतिहास झूठा है। संत राजा ने जानवरों को हराया, उन्हें महाद्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया। वे यहाँ वापस आए और सम्राट से मदद मांगी, जिन्होंने वास्तव में मदद की, मुझे विश्वास है, दक्ष ने कहा। अल्पविराम। हाँ, शायद यही बात संत राजा को उनके खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रही थी। कोई भी ये देखकर क्रोधित हो जाएगा कि उनकी प्रजाति के साथ गुलामों जैसा व्यवहार दूसरे मनुष्यों की वजह से किया जा रहा था, मिंग्यू ने कहा। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि संत राजा जानवरों को हराने और मानवता को मुक्त करने के बाद गायब हो गए। मेरा मानना है कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए थे कि जानवर कभी वापस न आए और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, उन्हें संदेश स्पष्ट रूप से मिले, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी इस दुनिया में जो इतिहास दर्ज है वह चीजों को अलग तरह से बताता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ने मित्रता के संकेत के रूप में बंजर महाद्वीप पर शासन करने के लिए मित्रवत जानवरों को दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक अन्य दुनिया ने एक पोर्टल की स्थापना नहीं कर दी। उनका पोर्टल उस महाद्वीप की ओर ले गया जहां बीस्टकिंस शांतिपूर्वक रह रहे थे। किंवदंतियों के अनुसार जिस दुनिया ने ऐसा किया था वहां भी मनुष्य रहते थे। उन्होंने बीस्टकिंस पर युद्ध छेड़ दिया और उन्हें वह महाद्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया जो उन्हें कानूनी रूप से दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणकारी दुनिया के लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन उनका राजा बहुत शक्तिशाली था। जब सम्राट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करके बीस्टकिंस और आक्रमणकारियों को शांति प्राप्त करने में मदद करने का फैसला किया, आक्रमणकारियों के राजा, जिन्हें बाद में सेंट किलर नाम दिया गया, ने भी उन पर युद्ध छेड़ दिया। उसने अकेले ही इस महाद्वीप के हमारे कई महान योद्धाओं को मार डाला और उन्हें एक अनुचित समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें कहा गया था कि वे उस महाद्वीप पर कभी भी आक्रमण या हमला नहीं कर सकते, जिस पर अब आक्रमणकारियों का शासन था। दक्ष ने कहानी को ठीक उसी समय समाप्त किया जब उसे दूर क्षितिज पर रॉयल पैलेस का नजारा देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा, उनके द्वारा लिखे गए इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सम्राट से अनुचित समझौते पर हस्ताक्षर करवाने के बाद सेंट किलर इस दुनिया से चले गए और कमजोर आक्रमणकारी मनुष्यों को अकेले ही उस महाद्वीप पर बसने के लिए छोड़ गए। क्या यह इस कहानी में एक खामी नहीं है? चूंकि सेंट किलर उनके अनुसार दुनिया छोड़ चुका था, तो उन्होंने फिर से महाद्वीप पर हमला क्यों नहीं किया? आखिरकार वहां केवल कमजोर इंसान ही बचे थे। उन्हें क्या रोक रहा था? मिंग लैन ने अफसोस जताया। हा, ये बहुत सरल है। वे डरे हुए थे कि संत हत्यारा शायद वापस आ सकता है। लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है उसके अनुसार उन्होंने जो तर्क दिया वह ये था कि वे निष्पक्ष लोग हैं जो अपने सौदे और वादे को निभाते हैं, भले ही यह अनुचित परिस्थितियों में किया गया हो। इसीलिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया और बदला नहीं लिया, दक्ष ने उत्तर दिया। अल्पविराम। क्या ये लोग आक्रमणकारियों से नफरत नहीं करते? फिर वे उन्हें इस महाद्वीप में घुसने ही क्यों देते हैं? उन्होंने उस कमजोर महाद्वीप से सारे संपर्क क्यों नहीं तोड़ दिए? मिंग्यू ने पूछा। इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानता। शायद इसलिए क्योंकि उन पर हमला करने वाला एकमात्र व्यक्ति सेंट किलर था। महाद्वीप पर रहने वाले लोग केवल उन मनुष्यों के वंशज हैं जिन्होंने पहले आक्रमण किया था। उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। उनसे दुश्मनी रखने वाला एकमात्र व्यक्ति सेंट किलर है जिसने उनके लोगों को मार डाला, लेकिन चूंकि वे उसे नहीं मार सके, इसलिए उनका लक्ष्य अब सेंट किलर का उत्तराधिकारी बन गया है, जिसके बारे में वे शायद सोचते हैं कि मैं हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मिंग्यू, क्या तुम्हारी दुनिया में कोई जानवर थे? उसने मिंग्यू से पूछा। उसने जो सुना था उसके अनुसार पोर्टल उस दुनिया की ओर ले गया जहां जानवरों के बच्चे रहते थे। उसे नहीं पता था कि यह उसकी दुनिया थी या नहीं। उस दुनिया का कोई नाम नहीं था। अगर मिंग्यू की दुनिया में जानवरों के बच्चे होते तो वह उस दुनिया का नाम खोजने की कोशिश कर सकता था जहां ये पोर्टल ले जाता था। अगर नहीं तो उसे दूसरे तरीके खोजने पड़ते। हमारी दुनिया में बीस्टकिंस साम्राज्य थे। वे हमारे साम्राज्य जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन आपने जो वर्णन दिया है वह उनसे मेल खाता है, मिंग्यू ने पुष्टि की।
अच्छा, इससे कम से कम हमें कुछ उम्मीदें तो मिलती हैं। जब दक्ष मिंग्यू से बात कर रहा था तो जून फिर से उसके सामने प्रकट हुई। वह उसकी ओर देखता रहा और सोचता रहा कि उसे क्या चाहिए। क्या तुम्हें कुछ कहना है? उसने उत्सुकता से जुन से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन एक और तरीका है जिससे तुम दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकते हो। भले ही तुम्हें पोर्टल न मिले, लेकिन तुम दूसरे तरीकों से अपनी पसंद की दुनिया में जा सकोगे, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह अविश्वसनीय है। मुझे बताओ कि कौन सा तरीका है, दक्ष ने खुशी से आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह ये भी सोच रहा था कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे सम्राट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है? यह उसके लिए ही बेहतर होगा क्योंकि वह बिना किसी प्रतिबंध के विभिन्न दुनियाओं में जा सकेगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी, उसने बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे क्या चाहिए। वह केवल यही चाहती थी कि तियानशेन को वापस लाया जाए, जिसे वह आईने में देखती थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी यादें झूठी थीं और उसने भी उसे नहीं बताया। जब बात उस तक पहुंची तब भी वह उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक कि वह अपनी पूरी वंशावली को जगा न ले। वास्तव में उसे यकीन था कि वह तब तक उसकी यथासंभव मदद करना चाहती थी तथा उसे विकास के पथ पर बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार वो उसके अनुरोध के बारे में चिंतित नहीं था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो, उसने पूछा। मैं तुम्हें बिना जाने कुछ भी वादा नहीं कर सकता। मैं भविष्य में कष्ट नहीं उठाना चाहता। मुझे बताओ कि तुम क्या वादा चाहते हो, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा, दक्ष ने उत्तर दिया क्योंकि उसने आंख मूंद कर वादा करने से इनकार कर दिया था। टस्क, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जुन ने मुंह बनाते हुए पूछा। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं भविष्य पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल ये वादा करना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे टूटना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, दक्ष ने कहा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मिंग्यू के माता पिता के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। अगर तुम खुद को एक अजेय युद्ध के बीच में पाते हो, जहां अपनी जान को जोखिम में डाले बिना उसके माता पिता को बचाने का कोई तरीका नहीं है, तो तुम अकेले भाग जाओगे। बस यही एक वादा है जो मुझे चाहिए, जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह जो वादा चाहती थी उसे सुनकर दक्ष दंग रह गया। उसने सोचा कि वह शायद कुछ कठोर मांग सकती है, लेकिन वह बस यही चाहती थी। हालांकि ये समझ में आता था। उसके अनुसार अगर उसे कुछ हो गया तो उसका पिछला मालिक आजाद नहीं हो पाएगा। दक्ष को कभी कभी बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता था। वह जुन को धोखा देने के लिए तैयार होने के लिए डांटना चाहता था, लेकिन उसने खुद को और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। अल्पविराम, सिर्फ इतना ही। चिंता मत करो, मैं उन्हें बचाते हुए मरने की उम्मीद नहीं करता। आखिरकार मुझे अपना परिवार भी संभालना है। मेरी जिंदगी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं वादा करता हूँ, चाहे कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा हो। मेरी जिंदगी किसी की संपत्ति नहीं है जिसे आसानी से छीना जा सके, दक्ष ने धीरे से जवाब दिया और जून को देखा। जून को लगा कि उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता पा रही थी। अच्छा, अंततः उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब जब आप संतुष्ट हैं तो मुझे रास्ता बताओ, दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, दूसरा तरीका कुछ ऐसा है जो ज्यादातर आपके लिए ही काम करता है, क्योंकि इसमें आपको अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जून ने उत्तर दिया। ओह, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे दुनियाओं के बीच यात्रा करने के लिए अपने अंतरिक्ष कानून का उपयोग करने की आवश्यकता है? क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैं अपने अंतरिक्ष यात्रा का उपयोग करके एक बार में केवल कुछ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम हूं, दक्ष ने बताया और आश्चर्य व्यक्त किया कि यह कैसे संभव है।
उन्होंने आगे कहा, जितनी समझ मुझ में है उससे विभिन्न दुनियाओं के बीच यात्रा करना असंभव प्रतीत होता है। यही बात है। तीसरे परीक्षण तक आपकी रक्तरेखा जागृत हो चुकी थी। अब ये और भी अधिक प्रमुख है। वास्तव में आप इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपके पास अपनी रक्तरेखा के साथ अंतरिक्ष के कानून की अपनी समझ को बढ़ाने की क्षमता है। यह आपकी रक्तरेखा रूपांतरण गति को बढ़ाने में भी मदद करेगा, जुन ने बताया। उसकी बातें सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने सुनिश्चित किया कि जून यह न सुन सके कि वह आगे क्या सोचता है, इसलिए उसने अस्थायी रूप से कनेक्शन काट दिया। तो वह मेरी मदद कर रही है और मेरा वंश बढ़ाने की कोशिश कर रही है, शायद मुझे पूरी तरह से जगाने के लिए। चिंता मत करो जून, तुम तियानशेन की बड़ी योजनाओं में एक मोहरा हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। ये सोचते रहो कि तुम मुझे नियंत्रित करते हो। जब सही समय आएगा तो तुम समझ जाओगे, उसने जून की आंखों में देखते हुए सोचा। अल्पविराम। उन्होंने अपने चेहरे पर शांति का भाव बनाए रखा, यद्यपि उनके विचार उनके चेहरे के भावों से बिल्कुल विपरीत थे। तो मैं अपने वंश का उपयोग करके अपनी समझ कैसे बढ़ा सकता हूँ? उसने उससे पूछा। हालांकि क्षुन के इरादे कुछ और ही थे, लेकिन जब तक उसे पता था कि वह क्या चाहती है, तब तक वह उतनी खतरनाक नहीं थी। उसे कुछ चीजों में उसके चेहरे की विशेषज्ञता की भी जरूरत थी। अब जब आपकी तीसरी जागृति हो गई है तो ये बहुत आसान है। आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने प्रत्येक कानून पर इस तरकीब का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, जुन ने जवाब दिया। ये तरकीब आपके कानून के पौधों को कम समय में तेजी से बढ़ने में मदद करेगी, लेकिन ये चीजें जितनी देर से आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि जितनी देर से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लाभ उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसे अभी उपयोग करता हूं तो मैं इसे अंतरिक्ष के नियम पर फिर से उपयोग नहीं कर पाऊंगा। बाकी की समझ मुझे खुद ही बनानी होगी, दक्ष ने सोचा। हाँ, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अभी इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष के नियम और भ्रम के नियम पर न करें। आपको अभी केवल अपने अंतरिक्ष के नियम को बढ़ाने की जरूरत है। आपको इसे उन नियमों पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है, जुन ने कहा। ठीक है, मुझे इसे करने की विधि बताओ, दक्ष ने जून से कहा और उससे पूछा कि इसे कैसे करना है। विधि सरल है। इसके लिए आपको अपने आप को खून से लथपथ करना होगा और अपने खून का उपयोग अपने मार्शल स्पेस के अंदर मौजूद लॉ सैपलिंग पर करना होगा, जुन ने कहा। और मैं ये कैसे करूं? दक्ष ने पूछा, लेकिन अचानक वह रुक गया क्योंकि उसने सड़क पर एक सराय देखी थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा आवास है जहां वे रह सकते हैं। उसने जुन को रोका, जो समझाने वाला था, 1 मिनट रुको। अब जब हम यहाँ हैं और हमें महल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे रहने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। उसने अपनी तरफ मिंग्यू की तरफ देखा, जो कुछ नहीं बोल रहा था। मिंग्यू और मिंगलैन देख सकते थे कि दक्ष गहरी सोच में खोया हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। उसने उससे पूछा, मिंग्यू, मुझे नहीं लगता कि हमें रॉयल पैलेस जाने की जरूरत है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है। क्या हम सराय में रुक सकते हैं जब तक मैं एक पोर्टल ढूंढता हूं जो हमें तुम्हारी दुनिया तक ले जाएगा? अल्पविराम। मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया। वह खुद इस बात से अभिभूत थी। अब जब उसे यकीन हो गया था कि यह उसका घर नहीं है, तो उसके लिए बाहर रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह मिंगलैन का दक्ष के साथ समय था। उसने मिंगलैन की ओर देखा और माफी मांगी, मुझे खेद है कि मैं उस समय में तीसरा पहिया बन गई जो तुम्हारा होना चाहिए था। आप मुझे वापस भेज सकते हैं, उसने दक्ष से कहा। हम, तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन हमारे साथ रहो। 3 लोगों का होना बुरा नहीं है, मिंगलैन ने धीरे से कहा और उसने मिंग्यू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे मिंग्यू के लिए बहुत बुरा लगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि मिंगलैन अपने परिवार से मिलने का कितना इंतजार कर रही थी।
उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और अब ये भी अनिश्चित था कि क्या वह कभी अपनी दुनिया में पहुंच पाएगी और अपने परिवार से मिल पाएगी। मिंग लान ऐसे समय में मिंग्यू को नकली दुनिया में वापस भेजने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहो, दक्ष ने भी सहमति जताई। वह जानता था कि मिंग्यू ऐसे समय में रुकने के लिए सहमत नहीं हो सकता है, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे कुछ चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उत्तरों के रूप में अधिक मदद की आवश्यकता हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। मुझे भी हम तीनों के साथ ऐसा करना बहुत याद आ रहा है, उसने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। मुझे देखने दो कि लैनर की तुलना में तुम्हारी दोहरी साधना तकनीक कितनी विकसित हुई है। मिंग लैन सुन नहीं सकी कि वह क्या कह रहा था, लेकिन मिंग्यू का लाल चेहरा देखने के बाद उसे एक सामान्य विचार आया। मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया और ऐसा दिखावा किया कि उसने दक्ष की बातें नहीं सुनी, लेकिन उसके लाल चेहरे ने उसे धोखा दे दिया। वे तीनों सराय में दाखिल हुए जहां दक्ष ने अपने लिए एक कमरा बुक किया था। उसने एक बार फिर कमरे का किराया चुकाने के लिए कलाकृतियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके पास वास्तव में वह पैसा नहीं था जो साम्राज्य में इस्तेमाल किया जाता था। भुगतान के तुरंत बाद उन्हें कमरे की चाबियां दे दी गईं। एक नौकर भी उन्हें उस कमरे तक ले गया जो उन्हें सौंपा गया था। अल्पविराम, दक्ष और लड़कियों को उस कमरे में ले जाया गया जहां वे रहने वाले थे। दक्ष को केवल एक कमरा दिया गया था क्योंकि वह केवल एक ही कमरा चाहता था। चूंकि उसने दोनों महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था, इसलिए उसे 2 कमरे बुक करने की जरूरत नहीं थी। वे वैसे भी रात में उसके साथ जाने वाली थीं। वे कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष ने लड़कियों की ओर देखा और उनसे कहा, यहाँ केवल एक ही बाथरूम है। उन्होंने पूछा, पहले कौन नहाना चाहता है? क्या तुम बीमार हो? मिंग लैन ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हम, तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उलझन में पूछा। नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए है कि आमतौर पर आप, मेरा मतलब है कि आप वॉशरूम में साथ रहना पसंद करते हैं, साथ देना। लेकिन आप आज नहीं आ रहे हैं? मिंग कान ने उलझन में पूछा। हाँ, ओह, तो यह वही था, दक्ष ने कहा और वह हंसने लगा। इसके लिए मुझे खेद है, मुझे बस कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आप लड़कियों के साथ नहीं जा सकता, उन्होंने आगे कहा। ओह, मिंग लैन ने अपना सिर हिलाया। उसने मिंग्यू का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम में खींच लिया। चलो चलें। दोनों लड़कियां दक्ष को पीछे छोड़कर नहाने के लिए शॉवर रूम में चली गईं। दक्ष पास के बिस्तर पर बैठ गया। जुन की आत्मा भी उसके पास बैठी उसे देख रही थी। मैं अब स्वतंत्र हूँ। मुझे बताओ कि मैं अपने रक्त का उपयोग अपने रक्त को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकता हूँ, उसने जुन से पूछा। अल्पविराम, क्या तुम सचमुच अब इसका उपयोग करने जा रहे हो? जुन ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं। मैं अभी केवल विधि जानना चाहता हूँ। यदि संभव हो तो मैं इसे बाद के लिए बचा कर रखना पसंद करूंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या आप वाकई पोर्टल की तरह यात्रा करने के अन्य तरीके खोजने की उम्मीद करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जोखिम भरा होगा। मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया होगा क्योंकि मुझे पता था कि बाद में इसका उपयोग करने पर यह अधिक उपयोगी होगा, जुन ने कहा। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम इस विधि का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाओगे और सभी कानूनों पर इस अवसर को बर्बाद कर दोगे। अगर मुझे नहीं लगता कि पोर्टल को खोजना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा होगा तो मैंने सही समय से पहले नहीं बताया होता। अभी इसका उपयोग करो और सम्राट के करीब जाने की कोशिश भी मत करो, उसने आगे कहा। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, चिंता मत करो, बस मुझे तरीका बताओ, दक्ष ने जवाब दिया। वह पहले से ही जून की चालों से कुछ हद तक परेशान था, लेकिन उसे अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए देखने की कोशिश उसे और भी अधिक परेशान कर रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मर जाओ, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए, जुन ने मुंह बनाते हुए कहा।
मुझे यकीन है कि अगर तुम कोशिश भी करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी गलत हो। फिर तुम वापस आकर मुझसे माफी मांग सकती हो। जरूर, अगर वह दिन कभी आएगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। अब मुझे रास्ता बताओ, दक्ष ने कहा। ठीक है, अपने विचारों तक पहुंच खोलो। मैं अपने ज्ञान से कुछ जानकारी हस्तांतरित करूंगा। तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यह वास्तव में क्या है, जुन ने उत्तर दिया। दक्ष बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने जुन को अपने विचारों तक पहुंचने की अनुमति दी। जल्द ही वह अपने सिर में जुन की उपस्थिति महसूस करने में सक्षम हो गया, क्योंकि जानकारी के टुकड़े उसके दिमाग में प्रवेश करने लगे। वह एक दृश्य देख सकता था जहां एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा था। वह उस व्यक्ति के शरीर के अंदर का दृश्य भी देख सकता था। उसे उस व्यक्ति के मार्शल स्पेस का भी नजारा दिखाई दिया जहां एक लो सैपलिंग रखा हुआ था। क्या यह मैं हूं? उसने पूछा। अल्पविराम, नहीं, यह एक काल्पनिक दृश्य है जिसे मैंने अपने ज्ञान का उपयोग करके आपको चीजों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए बनाया है। जुन की आवाज उसके सिर में गूंजी। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने काल्पनिक शरीर को देखने लगा। उसने देखा कि वह आदमी अपनी उंगली को दांतों से हल्के से काट रहा है। उंगली से खून बहने लगा। आदमी ने फिर से अपनी उंगली मुंह में डाली और खून चूसा, लेकिन खून उसके शरीर में नहीं गया। दक्ष देख सकता था कि जैसे ही खून उस आदमी के मुंह में गया, वह मूल सार में बदल गया। उसने ऐसा कैसे किया? उसने अचंभित होकर पूछा। तुम्हारा खून पूरी तरह से मूल से बना है, इसलिए जब तक तुम चाहो इसे आसानी से मूल में बदला जा सकता है, लेकिन चूंकि तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम मूल सार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल अमर लोग ही हमलों के लिए मूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम निश्चित रूप से अपने सार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जुन ने धीरे से कहा। चूंकि आपके पास रक्त है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे आसानी से परिवर्तित भी कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको इस विधि का उपयोग करके परिवर्तित किए गए सार की पहली बूंद को अपने मार्शल स्पेस में मोड़ना चाहिए और सार के साथ अपने लो सैपलिंग को पोषण देना चाहिए। पहला पोषण अंतिम पोषण भी है और यह आपके लो सैपलिंग को एक पूरे चरण तक बढ़ने में मदद कर सकता है, उसने आगे कहा। ओह, एक पूरा चरण, इसलिए तुमने कहा कि बाद में इसका उपयोग करना अच्छा है। ये दुर्लभ औषधियों की तरह है जो साधक को एक प्रमुख क्षेत्र में छलांग लगाने में सक्षम बनाती है। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब साधक इसका उपयोग आत्मा स्थापना क्षेत्र से स्वर्ण कोर क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए कर सकता है, या वह इसका उपयोग तब कर सकता है जब वह स्वर्ग क्षेत्र में हो और संत क्षेत्र में प्रवेश कर सके, जिसके लिए पिछले क्षेत्रों की तुलना में हजारों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, इसका पहले इस्तेमाल करना अब वास्तव में बर्बादी जैसा लगता है, लेकिन यदि आप दुनिया छोड़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक है, या आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक आप संत दायरे में नहीं पहुंच जाते। फिर आप आसानी से दुनिया के बीच की बाधाओं को पार करके उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, जुन ने उत्तर दिया। मेरे पास इतना समय नहीं है, यही समस्या लगती है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी मुझे अपने अंतरिक्ष कानून को अपडेट करने के लिए इस सफलता की आवश्यकता है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे राजकुमार से टोकन वापस लेने के बाद भी सेंट किन की कब्र तक पहुंचने के लिए महीनों तक यात्रा करनी होगी। इसे अभी करना बाद में करने की तुलना में कहीं अधिक कुशल है। मुझे अभी और ताकत की भी आवश्यकता है। जहां तक बर्बादी की बात है तो ये बर्बादी होगी, लेकिन यह एक सोची समझी बर्बादी है, उन्होंने आगे कहा। बिल्कुल, अब आपको इसकी जरूरत है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। ये 2 कदम ही वो हैं जो आपको करने की जरूरत है, तब आप कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, उन्होंने आगे कहा। हाँ, दक्ष जवाब दे रहा था जब उसने शॉवर रूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। क्या तुम अपने आप से बात कर रहे हो?
मिंगलैन ने बाहर निकलते हुए कहा। उसने कुछ भी नहीं पहना था। अल्पविराम। मिंगलैन बाथरूम से बाहर निकली तभी उसने दक्ष की आवाज सुनी। कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। तुम लड़कियां बोलो, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। वह मिंगलैन की ओर नहीं देख रहा था। मिंगलैन ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती? तुम लड़कियां अपनी बात जारी रखो। मुझे बाहर कुछ चीजें चेक करनी है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो कमरे से बाहर मत जाना। दक्ष ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। अपना सिर हिलाते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। मिंगलैन ने आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया। वह वापस कमरे में चली गई। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जुन ने कमरे से बाहर निकलते हुए दक्ष से पूछा। मुझे अभी भी शहर और उसकी सुरक्षा की जांच करनी है। मुझे राजकुमार से मिलकर उससे हार लेने की भी कोशिश करनी है, दक्ष ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जवाब दिया। क्या आपको वाकई लगता है कि सेंट किंग की कब्र में आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लायक कुछ मिलेगा? जून ने उत्सुकता से पूछा। जहां तक मैं समझता हूं, ब्लडलाइन मंदिर के अंदर मिलने वाले इनाम कहीं ज्यादा कीमती लगते हैं। अल्पविराम। ये निश्चित नहीं है। अपने लिए सोचो, ये कैसे संभव था कि एक आदमी इतना कुछ हासिल करने में सक्षम था? संत राजा जियानवु के पास कोई संसाधन नहीं था। उसे केवल सबसे घटिया साधना कौशल प्राप्त था जो उस समय के मनुष्यों के पास था। कोई व्यक्ति इतना कुछ कैसे प्राप्त कर सकता है और इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है कि वह इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट को धमकी दे सके, जिसके पास सभी संसाधन और साधना कौशल थे? उन्होंने पूछा, क्या आपने खुद नहीं कहा था कि वह साधना कौशल को समझने और उन्हें मजबूत बनाने में प्रतिभाशाली था? जून ने पूछा। ये कहानी है, लेकिन फिर भी बिना किसी अतिरिक्त मदद के ये सब हासिल करना असंभव है। ब्लडलाइन मंदिर से मिली सारी मदद के बाद भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अभी भी सम्राट से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। उसे धमकी देने की तो बात ही छोड़िए। इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद वह कैसे अंदर जा पाया? मकबरे के अंदर जरूर कुछ है। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। वह होटल से बाहर निकला और रॉयल पैलेस की ओर चलने लगा। जब आप अपने वंश को पूरी तरह से जागृत कर लेते हैं तो कोई भी खजाना आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपको ऐसी तुच्छ चीजों को खोजने के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में परेशान न हो और अपने वंश पर ध्यान केंद्रित करें। पूरी तरह से जागृत होने के बाद आप मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको इतनी जल्दी में होने और जोखिम उठाते हुए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जुन ने सुझाव दिया। बेशक मुझे अपनी वंशावली से ज्यादा तेजी से मजबूत बनना होगा। अपनी वंशावली को पूरी तरह से जगाने का मतलब होगा तियानशेन का सामना करना। मैं अपनी ताकत पर भरोसा किए बिना ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। अगर वह मुझे मारने आता है तो मैं कम से कम उसे बदले में मार दूंगा। मैं पहले मरकर उसकी महत्वाकांक्षाओं का भोजन नहीं बन रहा हूँ, दक्ष ने सोचा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने देखा है कि तुमने काफी समय से मेरी बात सुनना बंद कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजकुमार से मिल भी सकती हो और उसका हार भी ले सकती हो? तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी के महल में जा रही हो और वह व्यक्ति है जो अगर तुम्हें जान गया तो तुम्हें मारने के लिए स्वर्ग और नर्क की तलाश करेगा। ऐसा लग रहा था कि जुन इस बात से परेशान थी कि दक्ष एक बार फिर उसके सुझाव को नजरअंदाज कर रही थी। इतना ही नहीं, वो मुस्कुरा भी रहा था जैसे कि वह ऐसी बातें कहकर मूर्ख हो। उसने आगे कहा, ठीक है, अपना अहंकार जारी रखो। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास मत आना। वह बिना कुछ कहे ही गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता, जुन। बात बस इतनी है कि मेरे दिमाग में हमेशा एक योजना होती है और उसे समझाना हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है। बस इतना जान लो कि मेरे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को बचाने का एक तरीका है।
मैं कभी कभी असफल हो सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगा, उन्होंने आगे कहा। जहाँ तक राजकुमार की बात है तो तुम सही हो, उसे शाही महल में होना चाहिए। मैं वहां जाकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह उससे नहीं मिल सकता, लेकिन मैं फेंगशू के राजकुमार के रूप में उससे मिलने जा सकता हूँ। यह उससे मिलने का एक अच्छा तरीका होगा। भले ही साम्राज्यों की तुलना में राज्य कुछ भी नहीं है, लेकिन एक राजकुमार के रूप में मुझे उससे मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, और उसके करीब जाना ही सफल होने का एकमात्र तरीका है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए शाही महल की ओर देखा जो दूर खड़ा था। जहां से वह देख रहा था, वहां से शाही महल 1 किलोमीटर चौड़ा लग रहा था। ये बर्फीले नीले रंग की सामग्री से बना था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में बर्फ से बना है। बुरा नहीं है, जब आप दुनिया पर राज करते हैं तो आपको यही मिलता है। हो, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। सड़कों पर लोगों की भीड़ इधर उधर घूमती देखी जा सकती थी। सड़कों पर कई गाड़ियां भी चल रही थीं, मानो वे महल की ओर जा रही हों। गाड़ियां आलीशान लग रही थीं, लेकिन उन पर राजपरिवार का कोई प्रतीक नहीं था। उन पर अलग अलग प्रतीक खुदे हुए थे। वे साम्राज्य के कुलीन परिवारों से संबंधित होंगे। क्या ये सभी परिवार रॉयल प्लेस के पास बसे हैं? मैंने 20 से अधिक ऐसी गाड़ियां रॉयल पैलेस की ओर जाती देखी हैं। या हो सकता है कि आज रॉयल पैलेस में कोई विशेष सभा हो। दक्ष ने गाड़ियों को देखते हुए आश्चर्य जताया। सभी गाड़ियों की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे, जिससे वह अंदर नहीं देख पा रहा था। अंततः उसने कुछ समय निकालकर एक राहगीर से पूछने का निश्चय किया। वह ये देखने के लिए इधर उधर देखता है कि किससे पूछना अधिक उपयुक्त होगा। फुटपाथ पर उसके आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन वे सभी जल्दी में लग रहे थे। उन्हें रोकना और उनसे बात करना एक मुश्किल काम लग रहा था। वहाँ एक है, उसने कहा, क्योंकि उसे जल्द ही एक व्यक्ति मिला जो आराम से चलता हुआ लग रहा था। यह एक युवा व्यक्ति था जो दक्ष जितना ही बूढ़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति आराम से टहल रहा था और वह किसी विशेष काम से नहीं आया था। वह लड़के की ओर बढ़ा और बोला, माफ करना भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? युवा लड़के ने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने होंठ खोले और बोला, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं बहुत आभारी रहूंगी यदि आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। मुझे किसी और मदद की जरूरत नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। क्या मैं आपकी कृतज्ञता खा सकता हूँ? क्या मैं इसे बेचकर अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी को दे सकता हूँ? मुझे आपकी कृतज्ञता की परवाह क्यों करनी चाहिए? लड़के ने आंखें घुमाते हुए पूछा। मुझे केवल ये जानना है कि क्या आज शाही महल में कुलीन परिवारों की कोई सभा या कोई अन्य उत्सव है? दक्ष ने समझाया। यदि वे कोई सभा करते हैं तो आपको इसकी क्या परवाह है, और यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे इसकी क्या परवाह है? लड़के ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ फिर से पूछा। लड़के के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव देखकर दक्ष को लगा कि वह लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देगा। वह बहुत परेशान करने वाला था। अगर दक्ष अकेला होता तो वह गुस्से में लड़के को थप्पड़ मार देता, लेकिन चूंकि वह सार्वजनिक स्थान पर था और कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखा। अगर तुम मुझे जवाब दोगे तो मैं तुम्हें स्पिरिट ग्रेड पेंडेंट दूंगा, उसने लड़के को पेशकश की। वह दूसरों से भी पूछ सकता था, लेकिन वह फिर से इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। ये पेंडेंट उन बेकार चीजों में से एक था जो उसके स्टोरेज में जगह ले रही थी। यह उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता था, लेकिन इसका इस्तेमाल रिश्वत के रूप में किया जा सकता था। एक स्पिरिट ग्रेड कलाकृति। क्या आपको लगता है कि मैं एक भिखारी हूं कि मुझे सिर्फ इसके साथ बेच दिया जाएगा? लड़के ने जवाब दिया और वह हंसने लगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। मुझे एक स्वर्गीय श्रेणी की कलाकृति दे दो, लड़के ने सीधे चेहरे से कहा। दक्ष ने लड़के को शून्य दृष्टि से देखा, जैसे उसे पता नहीं था कि लड़के पर क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बच्चे, लालच अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा लालच भविष्य के लिए बुरा हो सकता है।
कभी कभी यह जानना अच्छा होता है कि कहाँ रुकना है। मुझे बस एक जवाब चाहिए जो शायद यहाँ हर कोई जानता हो। ज्यादा लालच मत करो, दक्ष ने कुछ समय बाद जवाब दिया। अल्पविराम, बहुत ज्यादा। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसान इसका जवाब जानते होंगे? जाओ और खुद कोशिश करो, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी बाहें मोड़कर दीवार के करीब चला गया। वह दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा था और दक्ष को देख रहा था। चेहरे पर एक विचारशील भाव लिए दक्ष ने लड़के को देखा। उसके आत्मविश्वास से ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था। लेकिन उसने उन्हें किसान क्यों कहा? ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे अलग था। वह भी साधारण कपड़े पहने हुए लग रहा था। क्या ये भी हो सकता है कि वह भी किसी कुलीन परिवार का हिस्सा हो? क्या यह ऐसी बात थी जिसके बारे में सिर्फ कुलीन परिवार ही जानते थे? उसने सोचा, आगे बढ़ो, कोशिश करो और मेरे पास वापस आओ, लड़के ने कहा और उसने दक्ष को आगे बढ़ने का इशारा किया। दक्ष ने इस सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह एक महिला के पास गया जो जल्दी में लग रही थी। अरे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या शाही महल में कोई विशेष कार्यक्रम है जिसमें सभी कुलीन परिवार जा रहे हैं, या कुछ इसी तरह का? उसने महिला से पूछा। मैं कैसे जानूं? रईसों से जुड़ी बातें तो रईसों को ही बताई जाती हैं। रईसों के साथ कोई उत्सव भी हो तो भी हमें पता नहीं चलेगा, औरत ने जल्दी से जवाब दिया। अब मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। दक्ष ने लड़की का पीछा करना बंद कर दिया और उस लड़के की ओर देखा जो दीवार के सहारे खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने सोचा, तो मैं सही था, इसीलिए वह इतना आश्वस्त था। वह वापस लड़के के पास गया। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। मुझे लगा था कि तुम कम से कम कुछ और बार कोशिश करोगी। तुम एक बार में ही वापस कैसे आ गई? लड़के ने दक्ष से पूछा। आप किस शाही परिवार से हैं? दक्ष ने सीधे पूछा। अल्पविराम, ओह, मुझे लगता है कि उस महिला ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया होगा कि किसानों को ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? यही कारण है कि तुम्हें पता होना चाहिए, बड़े ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह सीधा खड़ा हुआ और महल की ओर चलने लगा। आप आधे से ज्यादा सही हैं। मैंने पहले ही यह मान लिया था क्योंकि आप इतने आश्वस्त थे और उन्हें किसान कह रहे थे। महिला के जवाब ने इसकी पुष्टि कर दी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या आप मुझे अपना मुंह खोलने के लिए स्वर्ग लोक की कलाकृति देने जा रहे हैं? लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक कुलीन व्यक्ति होने के बावजूद आप अभी भी इतने लालची हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास केवल कुछ ही स्वर्ग क्षेत्र की कलाकृतियां हैं जिन्हें मैं साझा नहीं कर सकता। मुझे यह मौका छोड़ना होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह, अगर तुम ऐसा कहते हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। फिर भी तुम्हारे पास कुछ स्वर्ग लोक की कलाकृतियां होने के कारण तुम बहुत अमीर हो। तुम किस परिवार से हो? लड़के ने पूछा। मैं साम्राज्य से नहीं हूँ। आप मुझे नहीं जानते होंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तुम साम्राज्य से नहीं हो, फिर भी तुम इतने अमीर हो। या तो तुम डाकू हो या किसी राज्य के राजकुमार। तो तुम कौन हो? लड़के ने पूछा। अगर मैं कहूँ कि मैं डाकू हूँ तो तुम क्या करोगे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। लड़का जवाब सुनकर हंसने लगा। उसने जवाब दिया, हाँ, अगर यह सच है तो तुम एक बहुत ही खुले और आत्मविश्वासी डाकू हो। तो मुझे लगता है कि तुम एक राजकुमार हो। तुम किस राज्य से हो? लड़के ने पूछा। मैं फेंगशू साम्राज्य से हूँ, दक्ष ने लड़के को अपना बैज दिखाते हुए जवाब दिया। ओह, तो आप वहीं से हैं, लड़के ने बुदबुदाया। तुम वहां गए हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। वह अचंभित नहीं लग रहा था, इसलिए दक्ष को यकीन था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं गया हूं, लेकिन मुझे मेरे बचपन के दिनों में विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षा दी गई थी, इसलिए मैं कुछ चीजें जानता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास कुछ कलाकृतियां हैं। हालांकि एक राजकुमार के लिए आप बहुत कंजूस हैं, लड़के ने बताया। शायद मैं हूँ। आखिरकार हमारा राज्य साम्राज्य से तुलना नहीं कर सकता।
मैं इस तरह संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच है, अगर मैं उनकी तुलना हमारे साम्राज्य से करूं तो ये राज्य बहुत गरीब है। आपका फेंगशू साम्राज्य भी सबसे अमीर राज्यों में से एक नहीं है, लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने जवाब नहीं दिया। तुम किस शाही परिवार से हो, या तुम इस जवाब के बदले में भी मुझसे कुछ मांगने जा रही हो? दक्ष ने पूछा। ठीक है, तुमने मेरे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं भी तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। क्या तुम सचमुच मेरे परिवार का नाम जानना चाहते हो, न कि घटना के बारे में? लड़के ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। अल्पविराम, हम, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे किसी एक बात का जवाब देंगे? उसने पूछा। तुम बहुत धीमे हो। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, लड़के ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मैं वैसे भी बोर हो रहा था। इसे अपने लिए एक उपहार समझिए, जो आपने मुझे कुछ समय बिताने का मौका दिया, उन्होंने आगे कहा। तो फिर मुझे रॉयल पैलेस के बारे में बताओ। वहाँ क्या हो रहा है? सभी गाड़ियाँ उसी दिशा में क्यों जा रही हैं? उसने आगे कहा। ओह, ये तो बहुत आसान है। दूसरे राजकुमार का जन्मदिन आज है। चूंकि केवल कुलीनों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति है, इसलिए केवल उन्हें ही बताया गया है। कुलीनों और शाही रक्षकों के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम नागरिकों को नहीं पता कि यह राजकुमार का जन्मदिन है। इतनी गोपनीयता क्यों? क्या ये बड़े उत्सव का विषय नहीं है कि आम लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए पूछा। शहर में इतनी चहल पहल थी कि उसे कभी लगा ही नहीं कि आज किसी राजकुमार का जन्मदिन है। उसे लगा कि आज किसी राजकुमार से मिलने या किसी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है, लेकिन ये तो जन्मदिन का जश्न था। नागरिकों को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? आज हमारे सम्राट का जन्मदिन नहीं है। एक साम्राज्य को केवल अपने सम्राट से ही मतलब रखना चाहिए। जब तक युवराज राजगद्दी नहीं संभाल लेते, तब तक उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, लड़के ने जवाब दिया। उसने पूछा, क्या आपके राज्य में यह बात अलग है? मैंने तो सोचा था कि एक साम्राज्य अधिक उत्सवपूर्ण होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे आप इस समारोह में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये समारोह जल्द ही शुरू होना चाहिए। एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए था। या आप इसमें शामिल न होने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, सच में, मैं कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। मैं आज बस ऊब गया था, इसलिए टहलने के लिए बाहर आया था। असली कार्यक्रम अभिवादन के बाद शुरू होगा। मैं उसके बाद खाने का समय होने पर जाऊंगा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। युवा लड़के ने उत्तर दिया। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? हाँ, मैं अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने राज्य से बाहर आया हूँ। मैं साम्राज्य से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। चूंकि मैं सही समय पर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं राजकुमार से अपना परिचय दे सकता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। अच्छा, लड़के ने दक्ष को देखा और गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, तुम्हें अपनी पहचान के साथ अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए। क्या तुम अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई बैज लेकर आए हो? हाँ, यह उन कुछ चीजों में से एक है जो मैं अपने साथ लाया हूँ, हालांकि मुझे इसका ज्यादा उपयोग होने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने लड़के को बैज दिखाते हुए कहा। ओह, अच्छा, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्यों न हम साथ चले? मैं आमतौर पर ऐसे आयोजनों में ऊब जाता हूँ। तुम मेरा साथ दे सकती हो, उसने धीरे से कहा। हाँ, यह आसान होगा। वह मुझे अंदर जाने में कुछ हद तक मदद कर सकता है, दक्ष ने लड़के को देखते हुए सोचा। उन्होंने आगे कहा, चलो हम साथ साथ चले। वह लड़के में कोई साधना नहीं देख सकता था, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वह जानता था कि यदि कोई साधक नहीं देख सकता तो उसे नश्वर समझना ठीक नहीं है।
ऐसे कई संसाधन थे जो किसी व्यक्ति को अपनी साधना छिपाने में मदद कर सकते थे। आमतौर पर कोई व्यक्ति ऐसा तभी करता था जब वह अपनी कम साधना के बारे में चिंतित होता था और उसे नजरअंदाज रखना चाहता था। फिर भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल तब भी करते थे जब उनकी साधना उच्च होती थी, क्योंकि वे दिखावा नहीं करना चाहते थे। दक्ष ने अपनी साधना को भी छुपा रखा था, क्योंकि इससे उसे एक रहस्यमय आभा मिलती थी जो एक राजकुमार के लिए आवश्यक थी। अच्छा, चलो वहां पहुंचने से पहले कुछ खा लेते हैं। इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, लड़का हंसते हुए बोला और सड़क पर खाना बेचने वाले एक विक्रेता की ओर बढ़ने लगा। ओह ठीक है, मैं ये करना भूल गया। वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया। मैं हूँ मेंगलिंग हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ। दक्ष ने अपना मुंह खोला क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपना असली नाम बताने वाला था। वह सही समय पर रुका। उसने अपने होठों पर काबू पाया और उस राजकुमार का नाम बताया जिससे उसने बैज लिया था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों के बारे में पढ़ते थे। एक मौका था कि शायद कोई उन राज्यों के पारिवारिक नामों को भी जानता हो। वह अभी बहुत ज्यादा आराम नहीं करना चाहता था और बाद में अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। हु मेंगलिंग ने नाम सुनते ही सिर हिलाया। वह फिर से स्ट्रीट फूड विक्रेता की ओर चल पड़ा। मुझे 2 रहशी मिक्स दे दो, उसने विक्रेता से कहा। विक्रेता ने एक बर्तन खोला और उसमें से इंद्रधनुषी जामुन जैसे दिखने वाले जामुन निकाले, जिन्हें उसने एक कप में रख दिया। उसने एक गाढ़ा सफेद तरल भी डाला, जिसे देखकर दक्ष मुस्कुराया क्योंकि उसे किसी और की याद आ गई। विक्रेता ने ऊपर से मसाले छिड़कने से पहले उसी तरह के घनत्व वाला नारंगी तरल डाला। लो, उसने पहली प्लेट लड़के को दे दी और फिर दूसरी प्लेट तैयार करने लगा। आप पहले वाला ले सकते हैं, क्योंकि भुगतान करने वाले आप ही हैं। दक्ष ने हु मेंगलिंग को कुछ देर तक शून्य दृष्टि से देखा, फिर जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मैं भुगतान करूंगा? यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने प्लेट ले ली। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन मैं यह नहीं पूछ सकता कि यह क्या है, या हो सकता है कि वह मेरी वैधता पर संदेह करे, क्योंकि यह इस दुनिया की कोई सामान्य वस्तु है। ये बहुत सामान्य नहीं लगता, क्योंकि जब मैं फैंगशू रॉयल सिटी के बाजार में घूम रहा था तब उसने इसे नहीं देखा था, उसने सोचा। हैरान हो गए। चिंता मत करो, यह जहर नहीं है। ये हमारे रॉयल सिटी की खासियत है। बाहर किसी को भी इसे बेचने की इजाजत नहीं है। केवल रॉयल सिटी के लोग ही इसका मजा ले सकते हैं। उन्हें इसे यहीं खाना होगा, क्योंकि उन्हें इसे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। चूंकि यह आपने पहली बार देखा है, इसलिए मैं आपकी उलझन को समझ सकता हूँ, हु मेंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। उसने चम्मच लिया और पकवान का स्वाद चखा। यह क्या बकवास है? यहाँ के लोगों को ये पसंद है। ये कुछ और नहीं बल्कि पिघली हुई वेनिला आइसक्रीम और केचप के साथ मिलाए गए अंगूर हैं। मसाले भी बहुत अजीब हैं। यह कोई खासियत नहीं है। ये यहाँ के लोगों का अजीब स्वाद है। कोई भी इसे नहीं चाहता था, इसलिए बाहर कोई भी इसे दोबारा नहीं बनाता। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। वह उसे फेंक देना चाहता था, लेकिन अब जब वह उसे ले चुका था तो उसे शिष्टाचार बनाए रखना था और उसे खाना था। लड़के ने दूसरी प्लेट भी ले ली। स्वादिष्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा और खाना शुरू कर दिया। उसे यह पसंद है। खैर, मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को इसका स्वाद पसंद आ गया है। लेकिन क्या मुझे इसे वाकई खाना चाहिए? दक्ष ने अपने हाथ में थाली को देखते हुए सोचा। जो भी हो, कम से कम ये जहर तो नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे उसने खाना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी खाना खत्म कर दे, इससे पहले कि उसका स्वाद उसके दिल तक पहुंच जाए। तुमने इसे पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हें ये बहुत पसंद आया होगा, हु मेंगलिंग ने हंसते हुए कहा जब उसने दक्ष को इतनी तेजी से पकवान खत्म करते देखा। क्या मुझे और ऑर्डर करना चाहिए? उसने पूछा। ये ठीक है, मैं कर चुका हूँ। ये सब एक कैन के लिए काफी है, दक्ष ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया।
अगर तुम ऐसा कहते हो, हु मेंगलिंग ने जवाब दिया और खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका भरपूर आनंद ले रहा था क्योंकि उसने एक घूंट ठीक से लिया था। दक्ष ने सबसे पहले प्लेट लौटाए। उसके तुरंत बाद लड़का भी उसके पीछे आ गया। मेरे पास आपके साम्राज्य की मुद्रा नहीं है, मैं आपको पैसे से ज्यादा कीमत की एक कलाकृति दूंगा, दक्ष ने उस आदमी से कहा जब उसने एक सस्ती कलाकृति से भुगतान किया। कलाकृतियां मुद्रा का एक वैकल्पिक रूप थी, इसलिए वे हर जगह काम करती थी। आह, तुम इतने कम तैयार राजकुमार हो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। हु मेंगलिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ और मैं सभी राज्यों की मुद्रा साथ लेकर नहीं आना चाहता। कलाकृतियों में भुगतान करना ज्यादा आसान है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये भी एक बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बर्बादी है। ये ठीक है, फिर मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, हु मेंगलिंग ने कहा। चलो चले, हमें भी महल तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा, उसने उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कहा। दक्ष उसके पीछे गया। तो क्या तुम अनुभव हासिल करने के लिए अकेले आए हो? हु मेंगलिंग ने दक्ष से पूछा। नहीं, सच में नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ आया था, दक्ष ने जवाब दिया। पहरेदारों ने उन्हें पहले ही देख लिया था, संभावना थी कि वे राजपरिवार को रिपोर्ट कर दें। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ला रहे हो? उसे अकेला छोड़कर पार्टी का आनंद ले रहे हो, ये ठीक नहीं है, हु मेंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है, दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि हम दोनों जाकर अपना परिचय दें। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भी साथ आ गया। रास्ते में मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी और उत्सुक हो गया। उसके बाद मैं तुमसे मिला। बाकी तुम जानते हो, दक्ष ने जवाब दिया। तो यही बात है, बहुत बुरी बात है, लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी चूंकि मैंने हमारी छोटी सी पार्टी का खर्चा उठाया है, तो क्या तुम पर भी मेरा एक और पैसा बकाया नहीं है? दक्ष ने धीरे से पूछा। हाँ, तुम चतुर हो, ये भी इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और सवाल पूछने की इजाजत देता हूँ, लड़के ने धीरे से पूछा। तुम कौन से राजकुमार हो? दक्ष ने लड़के को देखते हुए पूछा। दक्ष की आवाज सुनते ही लड़के के पैर जम गए। वह जल्दी ही हंसने लगा, मानो उसे ये सब मजाक लग रहा हो। वह पीछे मुड़ा और चेहरे पर एक मनोरंजक भाव लिए दक्ष को देखने लगा। मैं और एक राजकुमार, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं एक कुलीन परिवार से हूँ? वो शाही परिवार का अंतिम नाम नहीं है। तुम इस धारणा पर क्यों पहुँचे? लड़के ने जवाब दिया और फिर से चलने लगा। तुम्हारे शांत बाहरी रूप से यह स्पष्ट है, एक कुलीन परिवार का कोई भी व्यक्ति राजकुमार के जन्मदिन पर जाते समय इतना निश्चिंत नहीं हो सकता। तुम वहां शुरू में पहुंचने की भी परवाह नहीं करते। कुलीन लोग हमेशा अपने चेहरे की परवाह करते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हें देर से नहीं आने देता। वे तुम्हें पूरी तरह से नहीं ले जाते, या वे तुम्हें समय पर ले जाते, दक्ष ने उत्तर दिया। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में आप इतने निश्चिंत नहीं हो सकते। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि केवल राजपरिवार और कुलीन लोग ही इस घटना के बारे में जानते हैं। चूंकि आप कुलीन नहीं हैं, इसलिए आप या तो रॉयल गार्ड या राजकुमार हो सकते हैं। रॉयल गार्ड भी उतने निश्चिंत नहीं होंगे। अब केवल राजकुमार ही बचता है। मेरे पास ऐसा मानने के लिए कुछ और कारण भी हैं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका लगता है, दक्ष ने उत्तर दिया। हाँ, जब आप ये बात इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो मैं इससे झूठ कैसे मान सकता हूँ? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एस्टेरिया साम्राज्य का तीसरा राजकुमार हूँ, लड़के ने उत्तर दिया। जैसा कि उम्मीद थी। तो आपका नाम क्या है? दक्ष ने पूछा। जैसा कि आपने कहा, वो शाही परिवार का अंतिम नाम नहीं है। आपने स्पष्ट रूप से मुझे एक नकली नाम बताया है। लड़के ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। मुझे लगता है मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। तुम राजकुमारों के नाम भी नहीं जानते। मैं मेंग हुलिंग हूँ। यह आपके भाई का जन्मदिन है? दक्ष ने पूछा। हाँ,
यह मेरे दूसरे भाई का जन्मदिन है, मेन हुलिंग ने उत्तर दिया। वे सामान्य गति से चलते हुए बातें करते रहे। वे जल्द ही शाही महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार लगभग खाली था क्योंकि अधिकांश अतिथि पहले से ही अंदर थे। रईसों की गाड़ियां शाही गाड़ियों के साथ किनारे पर खड़ी थीं। महाराज, आपका पुनः स्वागत है। जैसे ही मेन हुलिंग लड़के के पास पहुंचा, गार्डों ने उसका स्वागत किया। क्या जश्न शुरू हो गया है? मेन हुलिंग ने गार्ड से पूछा। अभी नहीं, महामहिम और राजकुमार अभी तक महान हॉल में नहीं पहुंचे हैं। उन्हें जल्द ही वहां पहुंच जाना चाहिए, गार्ड ने उत्तर दिया। ओह, दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर पहुंच गया हूं। जो भी हो, लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, उसने दक्ष से कहा। महाराज, वह? गार्डों ने दक्ष को देखते हुए पूछा। वह फेंगशू साम्राज्य का राजकुमार है। मैं उससे रास्ते में मिला था। उसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। क्या आपको भी दिखती है? मेन हुलिंग ने पूछा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ गार्डों की ओर देखा। तीसरे राजकुमार की मुस्कान देखकर पहरेदारों को पसीना आ गया। कोई समस्या नहीं है, कृपया अंदर चले जाए, उन्होंने एक तरफ हटते हुए कहा। मेन हुलिंग ने दक्ष के साथ महल में प्रवेश किया। तारानकन 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 तारानकन। एस्टेरिया साम्राज्य के शाही शहर के ठीक बाहर उड़ने वाले जानवरों का एक समूह सीधे शाही महल की ओर आ रहा था। उस पर 5 लोग सवार थे। ये सभी 5 लोग एस्टेरिया साम्राज्य के दूत थे जो दक्ष से मिले थे। वे दक्ष को पकड़ने में विफल होने के बाद अभी वापस आ रहे थे। वे सम्राट को ये बताने के लिए वापस आ रहे थे कि संत किलर वारिस के साथ क्या हुआ था और उसका चेहरा कैसे बदल गया था। हम अंततः रॉयल सिटी में वापस आ गए हैं। ऐसा लगता है कि हम यहाँ बहुत समय से नहीं आए हैं। हाँ, अगर हम हर राज्य में रुककर उन्हें और स्नोस्टॉर्म को सूचित न करते तो हम यहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाते। फू मिन एम्पायर की टीम का नेतृत्व कर रहे थे। वे सबसे आगे उड़ रहे थे और उनके पीछे लड़कियां लिम गी और डू लियान थीं। लड़के गु यान और बू जो सबसे आखिर में थे। गु यान ने शिकायत करते हुए कहा, अगर हम रास्ते में किंगडम्स में नहीं रुकते तो हम बहुत जल्दी घर पहुंच जाते। वह शुरू से ही कह रहा था कि उन्हें सीधे साम्राज्य में जाना चाहिए और सम्राट को ये तय करने देना चाहिए कि उन्हें फिर से कैसे खोजना है, बजाय इसके कि रास्ते में हर राज्य में रुककर उन्हें अपडेट रखें। इस बात की कोई संभावना भी नहीं थी कि दक्ष आखिरकार साम्राज्य की ओर आएगा। ओह, शिकायत करना बंद करो। हमने रास्ते में रुककर किंग्स को सूचित करने में इतना समय भी बर्बाद नहीं किया। बर्फीला तूफान ही वह चीज थी जिसने हमें रोक दिया, उसने सोचा। क्या तुम लोग एक सेकंड के लिए बहस करना बंद कर सकते हो? तुम पूरे रास्ते यही करते रहे हो। हम लगभग रॉयल सिटी में पहुंच चुके हैं। क्या तुम कम से कम इस बहस को पीछे छोड़ सकते हो? बू जो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें डांटा। हाँ, आपको उस सजा की ज्यादा चिंता करनी चाहिए जो हमें मिल सकती है, डू लियान ने कहा। फू मिन ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसने उनकी बातें सुनी। उसका जानवर सबसे तेज था, इसलिए वह आसानी से दूसरे से कुछ दूरी बना सकता था, लेकिन उसे नेता बनना था और उनके करीब रहना था। उनकी बातें आसानी से उसके सिर तक पहुंच रही थी। सजा? सजा क्यों? लिम ही ने पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि महामहिम हमें हमारी गलती के लिए सजा नहीं देंगे। हमारे सामने सेंट किलर वारिस था और हम उसे पकड़ने में असफल रहे। तुम्हें क्या लगता है कि जब हम सम्राट को इसके बारे में बताएंगे तो क्या होगा? डू लियान ने आंखें घुमाते हुए कहा। कम से कम वह हमें इनाम तो नहीं देगा, बूजो ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। यहाँ बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुई। वह युवा लड़का जो शायद उच्च दुनिया से था, पागल होने लगा। हम कुछ नहीं कर सके। फिर लोग गायब होते रहे और किसी तरह से प्रकट होते रहे। यहाँ तक कि संत हत्यारा वारिस भी अंत में गायब हो गया। वह निश्चित रूप से कुछ अविश्वसनीय खजाने का उपयोग कर रहा होगा। हम कोशिश करके भी उसे पकड़ नहीं सकते थे, लिम यी ने उत्तर दिया।
हमें उसकी क्षमताओं के बारे में पता नहीं था। अब जब हमें पता चल गया है तो हम अगली बार जब उससे मिलेंगे तो उससे पकड़ लेंगे। बस इतना ही, उन्होंने आगे कहा। अल्पविराम, क्या आपको लगता है कि हमें रॉयल सिटी पहुंचने से पहले एक दिन इंतजार करना चाहिए? बू यान ने धीरे से पूछा। क्यों? बू जो ने अजीब तरीके से पूछा। क्या तुम ही नहीं कह रहे थे कि हमें रुकने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है? हाँ, मैंने कहा, अगर हम महल में पहले पहुंच जाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आज वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, भुयान ने कहा, लेकिन वह बीच में ही रुक गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? डू लियान ने पूछा। तुम में से किसी को तारीख याद नहीं है? गु याह ने पूछा, जैसे उससे यह अजीब लग रहा हो। तभी फूमिन ने भौहें सिकुड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने पतले होंठ खोले और जवाब दिया, आज दूसरे राजकुमार कियान का जन्मदिन है। दूसरे राजकुमार कियान का जन्मदिन? सही, मैं पूरी तरह से भूल गई। इससे मामला और भी खराब हो गया। आज जैसे अवसर पर हम सम्राट को अपनी विफलता के बारे में सूचित करेंगे, डू लियान ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ कहा। बिल्कुल, हम वहां पहुंचने के बाद भी उसे सूचित करने में देरी नहीं कर सकते, अन्यथा वह नाराज हो जाएगा कि हमने उसे तुरंत न बताकर यह जानकारी उससे छिपाई। ये बहुत बुरा है। चलो आज ही डेरा डाल दे और वापस न जाएं। बेहतर होगा कि हम कल जाएं, उसने आगे कहा। हाँ, ये बेहतर है। चलो किसी होटल में रुकते हैं। हम रात वहीं बिता सकते हैं और कल निकल सकते हैं। लिंग ही ने भी सहमति जताई। बूजो ने ये भी कहा, मुझे भी लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। हमें अपने लिए हालात और खराब नहीं करने चाहिए। तुम क्या सोचते हो, फूमिन? तुम्हें भी सहमत होना चाहिए, बू यान ने धीरे से कहा। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। शाही आदेश के वफादार सदस्यों के रूप में इस साम्राज्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना हमारा कर्तव्य है। हम डांट या सजा के डर से रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर सकते। ये बेईमानी होगी। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमें बिल्कुल जरूरत न हो, फू मिन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अब अगर बर्फीला तूफान आ जाए तो बात अलग होगी। अगर आप रुकना चाहें तो प्रार्थना कर सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो रुकना मेरे लिए असंभव है, उन्होंने आगे कहा। अल्पविराम, मुझे लगता है कि हमें आज ही वहां पहुंच जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मौसम बहुत खराब था, लेकिन जब हमें खराब मौसम की जरूरत होती है तो धूप खिल जाती है। ये हमारी किस्मत है, लिम यी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जो अब पूरी तरह से साफ हो गया था। ऐसा नहीं लग। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लग रहा था कि कोई बर्फीला तूफान या ऐसा कुछ होगा जिससे वे सभी निराश हो गए। यहाँ तक कि फू मिन भी बर्फीले तूफान की कामना कर रहा था, क्योंकि वह स्वयं आज वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके कर्तव्य की भावना ने उसके डर पर विजय प्राप्त कर ली। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष और मेंग हुलिंग ने एक साथ शाही महल में प्रवेश किया। चूंकि मेरे पिता और भाई भी वहां नहीं हैं, इसलिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें महल दिखाऊं? मेंग हुलिंग ने दक्ष से पूछा। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार के करीब आना अच्छी बात थी। वह इस अवसर को जाने नहीं दे सकता था। अच्छा, मेंग हुलिंग ने दक्ष को एक गलियारे से होते हुए ले जाया, लेकिन वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने एक ऐसा लबादा पहना था जो राजसी लग रहा था। ये चिकना और मोटा था। ये पूरे महाद्वीप में सबसे अनोखे और दुर्लभ जानवर की खाल से बना था। वह आदमी भी सिंहासन पहने हुए था। दक्ष को अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे यकीन था कि वह आदमी इस महाद्वीप का सम्राट और इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है। दक्ष सम्राट की साधना को देख ही नहीं सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। उसके पास इतनी ऊंची साधना नहीं हो सकती। जब मैं पृथ्वी क्षेत्र में था तो मैं आकाश और स्वर्ग क्षेत्र के साधकों की साधना देख पाया था।
अब जब मैं आकाश क्षेत्र के शिखर पर हूँ तो मुझे संत क्षेत्र की साधना भी देखने को मिलनी चाहिए। सम्राट उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता, अन्यथा वह पहले ही अमर क्षेत्र के लिए निकल चुका होता, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वह अवश्य ही किसी खजाने का उपयोग कर रहा होगा जिसमें उसकी असली ताकत छिपी हुई है। दिलचस्प बात है, सम्राट के पीछे एक युवक खड़ा था जो 20 साल का लग रहा था। उस युवक के बाल उसके पिता की तरह लंबे हरे थे। उसने भी मुकुट पहना हुआ था, लेकिन उसका मुकुट पतला और हल्का लग रहा था। वह अवश्य ही युवराज होगा, दक्ष ने सोचा। अल्पविराम। क्राउन प्रिंस की शुरुआत करते हुए उसने दूसरे राजकुमार कियान को देखा जिसे वह पहले ही देख चुका था। हार अभी भी उसके हाथ में था। वह पहले से अलग कपड़े पहने हुए था। पहले वह एक अमीर और शिष्ट व्यक्ति लग रहा था, लेकिन अब वह एक प्रभावशाली शासक लग रहा था। एक और व्यक्ति था जिसने दक्ष का ध्यान उतना ही आकर्षित किया। वह एक महिला थी जो अंत में खड़ी थी। वह महिला 20 साल की लग रही थी। दक्ष को यकीन नहीं था कि वह लड़की नौकरानी थी या राजघराने के लिए काम करने वाली कोई महिला, लेकिन उसके कपड़ों और आभा से वह राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बाल काले थे, सम्राट के विपरीत। हिजड़ों ने उनके सामने दरवाजा खोला। बादशाह और उसके पीछे खड़े लोग अंदर घुसे और उनकी नजरों से ओझल हो गए। मुझे लगता है कि उन्होंने आखिरकार जाने का फैसला कर लिया है। चलो चलें। ऐसा लगता है कि मैं आज आपको महल नहीं दिखा पाऊंगा। उत्सव शुरू होने वाला है, मेंढोलिंग ने कहा और वह भी उसी दरवाजे की ओर चलने लगा। दक्ष उसके पीछे गया। उनके साथ लड़की कौन थी? दक्ष ने लड़के से पूछा, लड़की के बारे में आश्चर्य करते हुए। क्या वह आपकी बहन थी? हाँ, वह मेरी बड़ी बहन है। तकनीकी रूप से अगर आप मुझे छोड़ दें तो वह सबसे छोटी है। उसके सामने वाला लड़का जन्मदिन का लड़का था, मेरा दूसरा भाई कियान। जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे, आगे चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे पिता थे। वह सम्राट मेंग लियान थे जो इस देश के शासक थे, और उनके पीछे वाला लड़का सबसे बड़ा राजकुमार और मेरा सौतेला भाई मेंग लुकी था। सौतेला भाई? आपने अपने दूसरे भाई के बारे में बात करते समय ऐसा कुछ नहीं कहा, दक्ष ने पूछा। क्या उसकी और आपकी माँ एक ही है? हाँ, मेरा दूसरा भाई और मैं सगे भाई हैं। क्यों? मेंढोलिंग ने उत्तर दिया। अल्पविराम। कुछ नहीं, बात बस इतनी है कि जिस तरह से तुमने उसके बारे में बात की, मुझे लगा कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। मेंढोलिंग ने कुछ सेकंड तक भावशून्य चेहरे से दक्ष को देखा, फिर वह जोर से हंस पड़ा। हा, आप गलत नहीं हैं। साथ ही ये कहाँ लिखा है कि उसे नापसंद करने के लिए उसका मेरा सौतेला भाई होना जरूरी है? उन्होंने कहा, अब मुझसे यह मत पूछो कि मुझे वह क्यों पसंद नहीं है। तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी उसे कारण जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे उसे निराशा हुई। उसने सोचा था कि मेंढोलिंग के करीब जाना उसे मेंग कियान के और करीब ले आएगा। वह चाहता था कि मेंढोलिंग उसके भाई से हार ले, लेकिन अब यह बहुत ही असंभव लग रहा था। भले ही वह किसी तरह मेंढोलिंग को मेंग कियान से हार मांगने के लिए राजी कर ले, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसे नहीं देगा, क्योंकि मेंग कियान भी शायद उससे नफरत करता था। दुश्मनी कभी भी एक तरफा नहीं होती। वह पार्टी में मेंढोलिंग का साथ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह उसे अंदर ले आया था, और अगर वह मेंढोलिंग के पास रहता तो वह मेंग लियान के करीब नहीं जा सकता था। वह मूल रूप से खुद को कमरे के गलत छोर पर फंसा हुआ पाता था। इतना उदास मत दिखा। इस स्तर के समारोह में ये तुम्हारा पहला मौका है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि तुम पहली बार में अच्छा